नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों रेगुलर मैं आपके सामने स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूं और आज हम ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 5 अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब पेपर होंगे मार्च और अप्रैल के महीने में होंगे तो आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए साथियों, हम आज पढ़ेंगे साथियों अध्याय नंबर 5। और अध्याय नंबर 5 जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है साथियों बहते जल और भूमिगत जल के कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहते हुए जल और भूमिगत जल के कार्य। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अक्सर नदियों के बारे में कि भाई अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कटाव कैसे हो रहा है, अपघर्षण क्या होता है, इन सब के बारे में अपन धीरे धीरे करके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, यहाँ क्या लिखा गया है, हमने पिछले अध्याय में तल संतुलन के बारे में पढ़ा था। यानी जब मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया था आपको, उसमें तल संतुलन के बारे में आपको समझाया था, तल संतुलन के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम भूमिगत जल और प्रवाहित जल से किस प्रकार स्थलाकृति का निर्माण होते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। यानी इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जब पानी बहता है तो स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अपन यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, इसका सबसे पहला पॉइंट आ रहा हमारे पास में नदी के कार्य, यानी नदी के काम क्या होते हैं। आप सभी जानते होंगे साथियों, अगर मैं बात करता हूं इस पहाड़ की, अगर मैं बात करता हूं साथियों इस पहाड़ की, तो इस पहाड़ से एक नदी निकलती है। इस पहाड़ से क्या निकलती है साथियों, नदी निकलती है। जब पहाड़ से नदी निकलती है तो आप सभी को पता है साथियों, जिस प्रकार ये पानी जब बहता है, जब ये पानी बहता है तो इसके साथ आपको पता होगा छोटे छोटे कंकर भी बहते हैं। आपको पता हो जब कंकर बहते हैं तो अक्सर कंकर कंकर से टकराता है और टकराने से उनमें उनमें अपघर्षण होता है, जिससे उसकी आकृति कंकर की धीरे धीरे गोलाकार होती जाती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कई बार कि जो रेगुलर पानी बह रहा है वहां पर जो पत्थर होते हैं वो गोलाकार होते हैं। क्या होता है साथियों, गोलाकार होते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे जब नदी बह रही है, पानी बह रहा है, तो भाई यहां पर कटाव होगा। क्या होगा, कटाव होगा। तो मिट्टी का धीरे धीरे यहां पर कटाव भी होता है। इस वजह से नदियों क्या होती है साथियों, चौड़ाई होती है। इसी प्रकार जैसे जैसे नदी बहती रहती है वैसे वैसे ऊपर से मिट्टी भी हटती रहती है, जिससे नदियां क्या होती है, समय के अनुसार गहरी भी होती जाती है। तो यहां अपन नदी के कार्य पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कि प्रवाहित जल या नदी क्षेत्र किसी भी क्षेत्र को 3 प्रकार से प्रभावित करती है। यानी प्रवाहित जल या नदी क्षेत्र किसी भी क्षेत्र को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। इसमें से नंबर 1 अपर्दन, नंबर 2 परिवहन और नंबर 3 निक्षेपण। यानी जब नदी का पानी बहता है तो वो किसी भी क्षेत्र को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। उसमें से नंबर 1 आता है अपर्दन, नंबर 2 आता है परिवहन और नंबर 3 आता है निक्षेपण। तो इस अध्याय में हम बेसिकली पार्ट नंबर 1 में इन तीनों के बारे में ही सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाई अपर्दन क्या होता है। सबसे पहले अपन जानने का प्रयास करेंगे कि अपर्दन क्या होता है। तो पहले तो जो मैंने आपको ये शानदार नोट्स बनाए हैं, एक बार अब मैं इनको रिवाइज करके बता देता हूं और फिर मैं समझाता हूं कि अपर्दन क्या होता है। यहां पहला लाइन लिखा गया है कि जब नदी का पानी अपने क्षेत्र में आने वाले शेल पदार्थों को नीचे की ओर लेकर जाता है, नदी के मार्ग में ये पदार्थ नीचे 3 क्रियाओं से आते हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको भी बताया था कि जब पहाड़ से नदी निकलती है, जब पहाड़ से नदी निकलती है तो जब पहाड़ से नदी निकलती है तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, कंकर होते हैं। क्या होता है साथियों, कंकड़ होते हैं। फिर साथियों पत्थर होते हैं। और जब कंकड़ और पत्थर और साथ में मिट्टी का कटाव भी होता है। क्या होता है, मिट्टी का कटाव, यानी मिट्टी में बोल सकता हूं। तो यहां बेसिक तौर पर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब नदी का पानी अपने क्षेत्र में आने वाले शेल पदार्थ को नीचे नीचे लेकर आता है, यानी जंगल से, यानी पहाड़ी क्षेत्र से छोटे छोटे मिट्टी के जो टुकड़े हैं, से पदार्थों के जो टुकड़े हैं, इनको पानी के साथ जब नीचे मैदानी क्षेत्रों में लेकर आता है तो नदी के मार्ग में ये पदार्थ नीचे 3 क्रियाओं से आते हैं। कौन कौन सी क्रियाओं से आते हैं। नंबर 1 इसमें जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है अपक्षय। क्या कहलाती है साथियों, अपक्षय। नंबर 2 कहलाता है अपर्दन और नंबर 3 करता है शेल पदार्थ द्वारा। अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और शेल पदार्थ क्या होता है, इन सब के बारे में आपको यहां पर समझाने वाला हूं। दोस्तों यहां पर लिखा गया है, इन सभी शेल पदार्थों का नदी का बहार कहा जाता है।
यानी जब पानी के साथ छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ चल रहे हैं, मिट्टी चल रही है, बड़े पत्थर भी चल रहे हैं, तो इसके कारण पानी का भार क्या हो जाता है, जो पानी होता है उसका जो वेट होता है बढ़ जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं साथियों, इसको हम भार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे हम भार कहते हैं। तो इन सभी शेल पदार्थों का नदी का भार कहा जाता है। ये भार घर्षण के एक औजार के रूप में काम करता है। यानी ये भार क्या काम करता है, ये भार घर्षण में एक औजार की भांति काम करता है। इस प्रकार ये नदी के तल और इसके किनारों को काटने में भी सहायता करता है। आपने देखा होगा, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि जब पानी बहता है जब पानी बहता है तो देखिए साथियों, साइड से कटाव होता जाता है। साइड से क्या होता है, कटाव होता है। इसी प्रकार यहां से भी कटाव होता है। नदी क्या होती है साथियों, गहरी भी होती जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर ट्यूबवेल से हम जब खेत में पानी पिलाते हैं, तो दोस्तों जब बोरिंग से पानी आता है और धोरी के माध्यम से उस खेत तक जाता है, जिसको अपन धोरी कहते हैं ना, धोरी के माध्यम से भी खेत में जाता है, तो धोरी की गहराई बढ़ती जाती है और आपको पता कटाव होता जाता है। तो यही केस यहां पर आपको नदियों में देखने को मिलेगा। इसको अपन भार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, भार कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी के जो कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ है, पत्थर टकराते रहते, ये परतों से टकराते रहते और धीरे धीरे उस नदी के किनारे वाले मिट्टी हैं उसको अब कटाव करते हुए उसके साथ बहाकर लेकर जाते हैं। इससे नदी का पाट गहरा और चौड़ा हो जाता है। शेल पदार्थों के काटने और उनके हटाने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। शेल पदार्थ के काटने और उसके हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरदन। अब उम्मीद तो मैं करूंगा साथियों कि आपको अपरदन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपरदन का मतलब होता है कि नदी के किनारों को कटाव करना, नदी के किनारों को कटाव करना। चलते साथियों आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है जो अपरदन होता है वो 4 प्रकार का होता है। अपरदन कैसे होता है साथियों, अपरदन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। उसमें से नंबर 1 अपघर्षण कहलाता है, नंबर 2 क्षय या विलयन कहलाता है, नंबर 3 जल की भौतिक क्रिया कहलाता है और नंबर 4 सन्निकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, सन्निकर्षण। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर सबसे पहला आता है हमारे पास में अपघर्षण। क्या आता है साथियों, अपघर्षण। अब अपघर्षण क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों अपघर्षण क्या होता है, जब नदी बहती है तो शेल के कण उछलते हुए और कूदते हुए किनारों से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में जब शेल खंडों को तोड़ते हुए आगे जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघर्षण। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक बड़ा पत्थर था, ये पानी के साथ बह रहा था, तो एक बड़े पत्थर ने एक दूसरे पत्थर से टकरा हुआ। तो जैसे ये बड़ा पत्थर इस अन्य पत्थर से टकराता है, क्योंकि ये बड़ा पत्थर है और ये थोड़ा इससे छोटा पत्थर है, भले ये पीछे है, लेकिन जब पानी के साथ बह रहा है तो ये हल्का होने की वजह से इससे टकराएगा। तो इससे टकराने से इसके आकृति में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार छोटे छोटे जो कंकड़ हैं वो टकराते रहते हैं, धीरे धीरे कड़ कड़ की आवाज के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब नदी बहती है तो शेलों की कण उछलते हुए कूदते हुए किनारों से टकराते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में शेल खंडों को तोड़ते हुए आगे जाते हैं और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अपघर्षण कहते हैं। शेल खंड का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ते हुए आगे जाना। ठीक है। अपघर्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अपघर्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। चलते साथियों, उसमें से पहला आता है पार्श्विक अपघर्षण। इस प्रक्रिया में नदी के दोनों किनारों पर होता है और नदी घाटी की चौड़ाई बड़ी हो जाती है। ये देखिए साथियों, जैसे मैंने पहले नदी आपको ये बता दी बहुत सालों बाद इस नदी की चौड़ाई में थोड़ी सी क्या हो जाती है साथियों, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये बढ़ोतरी किस वजह से हुई है, ये जो बढ़ोतरी हुई है वो अपघर्षण की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है, अपघर्षण। यानी अपघर्षण से नदी की चौड़ाई में बढ़ोतरी हो जाती है, नदी की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। चलते साथियों आगे, दूसरा आता हमारे पास में ऊर्ध्वाधर अपघर्षण। अब ऊर्ध्वाधर अपघर्षण क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं। अभी अगर इस नदी की गहराई की मैं बात करूं, अभी अगर इस नदी की गहराई की बात करूं
तो मान लीजिए कि ये 10 मीटर है। कितनी है साथियों? 10 मीटर है। मैं समझा रहा हूं कि इस नदी की गहराई 10 मीटर है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसमें से पानी बहता रहता है, धीरे धीरे जमीनी स्तर से ऊपर से कटाव होता जाता है, इसलिए इसकी गहराई कोई सालों बादों में, जैसे मैं कहता हूं 2, 10, 15, 20 साल बाद में इसकी गहराई में बढ़ोतरी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और ये जो बढ़ोतरी हो जाएगी वो कहलाती है साथियों ऊर्ध्वाधर अपघर्षण। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर अपघर्षण। तो दोस्तों यहां लिखेंगे जब नदी का तल अपरदन होता है तो जिसके कारण नदी की गहराई बढ़ जाती है, जिस कारण नदी की गहराई बढ़ जाती है, इसे हम ऊर्ध्वाधर अपघर्षण कहते हैं। आगे चलते हैं। शे या विलयन क्या होता है? शे या विलयन क्या होता है? शे का मतलब होता है, विलयन का मतलब होता है गुलना। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि जब नदी बहती है, मान लीजिए नदी बहती 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 यहां पर जा रही है, और मान लीजिए कि यहां पर कोई बुरादा पड़ा है। क्या पड़ा है साथियों? बुरादा पड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां पर चूने का पत्थर का बुरादा है या चूना पड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला चूना पड़ा हुआ, अब क्या होगा? जैसे नदी का पानी इस चूने से प्रवाहित होगा, इस चूने से प्रवाहित होगा तो क्या करेगा? इस चूने के बहुत सारे कण ये अपने अंदर साथ लेकर उसके साथ बहने लग जाएंगे। इसका मतलब यहां पानी क्या हो जाएगा? दुधियापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुधियापन हो जाएगा। तो जब नदी का जल संपर्क में आने पर घुलनशील या कम घुलनशील सेलों पर जल की रासायनिक या कम घुलाने वाली प्रक्रियाओं के साथ बह जाता है, इस प्रक्रिया को क्षय या विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्षय या विलयन कहते हैं। चलते साथियों आगे। नेक्स्ट आ रहा है जल की भौतिक क्रिया, और अगला आता है सन्निकर्षण। इसके बारे में पिछले वैसे पढ़ा चुका हूं। अब परिवहन क्या कहलाता है? परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है नदी या शेल पदार्थ जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी या शेल पदार्थ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस क्रिया को नदी का भार महसूस करती है। और परिवहन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। उसमें से पहला कहलाता है कर्षण, दूसरा नंबर कहलाता है वलंगन, तीसरा नंबर कहलाता है निलंबर, और चौथा नंबर कहलाता है गलन। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बताता हूं, उस डायग्राम से आप भली बातें से इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे दोस्तों यहां देखिएगा, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको आप सीखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों सबसे पहले कर्षण क्या कहलाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कर्षण क्या होता है। कर्षण का मतलब ये देखिए साथियों, ये मेरे पास में शेलखंड है। ये मेरे पास में क्या साथियों? ये मेरे पास में शेलखंड है, यानी कोई पत्थर है, टुकड़ा है, ठीक है। और ये मेरे पास में अन्य शेलखंड है। तो अब क्या करेगा? ये या तो इसको टक्कर मारेगा, या तो इसको टक्कर मारेगा, या इससे तेजी से उछलता हुआ इसके ऊपर से निकलेगा। जब ये इसके ऊपर से निकलेगा तो यहां पर कटाव होगा। यहां पर क्या होगा? कटाव होगा। तो इसकी परत में थोड़ा कटाव होगा, इसी प्रकार इसकी परत में भी थोड़ा क्या होगा? कटाव होगा। इस प्रकार यहां पर थोड़ा सा इसके आकार में क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगा। फिर ये टकराव होगा इसके साथ, और इसी प्रकार ऐसे कटाव होते जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्षण। इसका मतलब होता है कि पत्थर का जो शेप होता है वो परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा नदियों के अंदर अक्सर गोल पत्थर पाए जाते हैं, वो यही कारण है। दूसरा कहलाता है वलंगन। अब वलंगन क्या होता है? वलंगन का मतलब होता है कि जब ये पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है और नदी के अंदर उछल कूद करता हुआ चलता है, उछल कूद करता हुआ चलता है, तो इस प्रक्रिया को वलंगन कहते हैं। क्या कहते हैं? वलंगन। जैसे मान लीजिए कि जब हम प्लास्टिक की गेंद को फेंकते हैं, जब प्लास्टिक की गेंद को हम फेंकते हैं तो वो थप्पा खाती हुई 10-12 थप्पा खाती हुई आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को हम वलंगन कहते हैं। अब दोस्तों यहां कहला रहा हमारा निलंबन। अब निलंबन क्या होता है? निलंबन में क्या होता है साथियों? यहां पर आपको पता है मिट्टी, जिसको मैं बोलता हूं कीचड़, मिट्टी या कीचड़। अब क्या होगा? जैसे ही पत्थर इस मिट्टी या कीचड़ में जाते तो फंस जाते। क्या होते हैं साथियों? फंस जाते, या तो फंस जाते या थोड़ा ऊपर उड़ जाते। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? निलंबन कहते हैं। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के? चलिए भैया थोड़ा आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण का मतलब होता है हटाना। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? निक्षेपण का मतलब होता है हटाना। अब दोस्तों देखिए, जब नदी पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, जब नदी पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो दोस्तों उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उस स्थिति में वो पानी छनने लग जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर जो भार था, मिट्टी थी, छोटे छोटे कंकर थे, पत्थर थे, वो धीरे धीरे क्या करने? जमना शुरू हो जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा जैसे नदी किसी तालाब में जाती है तो वहां रुक जाती है, तो वहां पर भार कारण मिट्टी का दबाव बढ़ता जाता है। तो
तो जब नदी पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो नदी का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नदी अपना भार भी कम करती है, धीमी हो जाती है, और उसी हम क्या कहते हैं साथियों, उसी हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, उसे हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। चलिए अब दोस्तों इस चैप्टर के हमारे 5.1 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हम सीखेंगे कि नदी के 3 कार्य लिखो। पहला क्वेश्चन है नदी के 3 कार्य लिखो। दूसरा क्वेश्चन है कि नदी द्वारा बहाकर ले गए शेल पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है नदी अपरदन के 4 तरीके लिखो। चौथा क्वेश्चन है नदी के भार को ढोने के 4 तरीके लिखेगा। और पांचवा क्वेश्चन है उन 2 दशाओं के नाम लिखो जिनके कारण नदी का भार निक्षेपित हो जाता है। और छठा क्वेश्चन है उन 2 क्षेत्रों के नाम बताए जहां पर निक्षेपण होता है। अब पहला जो क्वेश्चन था उसका उत्तर मैं आपके सामने बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन था कि नदी के 3 कार्य लिखो। तो नदी के 3 कार्य है अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। नदी के 3 कितने कार्य हैं? नदी के जो 3 कार्य हैं उसमें हमारे पास में आता अपरदन, दूसरा आता है साथियों परिवहन, और तीसरा हमारे पास में आता है निक्षेपण। क्या जाता है साथियों? निक्षेपण। इसी प्रकार आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 था। प्रश्न संख्या 2 था नदी द्वारा बहाकर ले गए शेल पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है। नदी द्वारा बहाकर ले गए शेल पदार्थों को भार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आगे चलते साथियों। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था नदी अपरदन के 4 तरीके लिखो। नदी अपरदन के 4 तरीके, उसमें एक अपघर्षण आता है, दूसरा आता है क्षय, तीसरा आता है जल की भौतिक अवस्था शक्ति, और चौथा आता है सन्निकर्षण। क्या आता है साथियों? सन्निकर्षण। तो नदी के 4 तरीके कौन कौन से अपरदन के, उसमें से आता है अपघर्षण, क्षय, जल की भौतिक अवस्था या शक्ति, सन्निकर्षण। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 था नदी के भार ढोने के 4 तरीके लिखो। सबसे पहले कर्षण, दूसरा नंबर वलंगन, तीसरा नंबर निलंबन, और चौथा आता है गोलन प्रक्रिया, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है उन 2 दशाओं के नाम लिखो जिनके कारण नदी का भार निक्षेपित हो जाता है। उन 2 दशाओं के नाम लिखो जिनका नदी का जल क्या हो जाता है? निक्षेपित। तो ढाल में कमी और जल के वेग में कमी, और दूसरा होता है जल की मात्रा में कमी। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। और इसी प्रकार हम छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा था उन 2 क्षेत्रों के नाम बताइए जहां पर निक्षेपण होता है। निक्षेपण का होता है, मैंने आपको बताया था कि जब नदी पहाड़ से आकर मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो नदी का वेग कम हो जाता है, नदी का भार कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो यहां अपन लिख सकते हैं निम्न क्षेत्र, जल या तालाब या झील, कुछ भी हम कह सकते हैं वो निक्षेपण। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को 2 बार वॉच करोगे तो मुझे विश्वास है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।